हेलो दोस्तों, जेडसेस क्लासेस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको संधि के बारे में एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था और उसके अंतर्गत हमने देखा था जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है। जैसे आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और उसमें हमने जो स्वर संधि है, अधिकतर प्रश्न उसी टॉपिक से ही पूछे जाते हैं कि स्वर संधि से ही हमने बिल्कुल सामान्य एकदम आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया था। आप एक बार अगर मन से उस वीडियो को देख लेते हैं तो शायद आपको कभी भूल नहीं पाएंगे आप। ठीक है, तो उसी कड़ी में आपको हम लेके आए हैं आपके लिए समास, जो कि आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 अदरवाइज वनडे एग्जाम के जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसमें आपका 2 से 3 नंबर तक का प्रश्न आ ही जाता है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि समास समास का तात्पर्य क्या होता है कि संक्षिप्तीकरण क्या होता है। संक्षिप्तीकरण संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं या शब्दों को आप छोटा करना या छोटा करना, किसी भी शब्द को छोटा करने को ही हम समास कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब देखते ये है कि समास होते कितने प्रकार के हैं। तो समास आप अगर यहाँ एग्जाम्पल देखें तो ये जो गंगा जल का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या निकल करके आएगा कि गंगा का जल, जिसमें का आपका क्या है, समास विग्रह करने पर आपका का शब्द निकल कर आया। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगला देखते हैं कि समास के प्रकार। समास होते कितने प्रकार के हैं, तो आप कहेंगे सर 6 प्रकार के। तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा है आपका कर्मधारय समास। इन 6 प्रकार के समास को हम एक एक करके सीरियल वाइज समझते हैं। कि पहला है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो। उपसर्ग आपके यथा, निर, आ, अनु, प्र, प्रति, ये आपके क्या है, उपसर्ग हैं। ये उपसर्ग किसी भी शब्द में अगर आपको दिखाई देता है, उसमें लगा हुआ है, पहले जुड़ा हुआ है शब्द के, तो आप वहां जान जाएंगे कि अव्ययी भाव समास है। ये उपसर्ग आपके क्या है, उपसर्ग जैसे आपको लिखा होता है संभव, है ना, आप कहते हैं ना संभव है ये काम, तो उसमें आप जोड़ देते हैं यथा संभव, कहते हैं ना यथा संभव। तो आपका यथा जो है क्या है, ये अव्ययी भाव समास है, उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे आश्रित होता है, निराश्रित हो गया, निर जुड़ गया, है ना। जैसे आपका प्र है, जैसे राजपुत्र है ना। तो ये सभी क्या है, अव्ययी भाव समास। जैसे प्रत्येक है, प्रत्येक, प्रत्येक, तो इसमें हमारा इसको अलग करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, तो इसमें प्रति धन, प्रति जमा एक, प्रति जमा एक। तो यहां पे देखेंगे हम कि क्या जुड़ा हुआ है, प्र। जैसे लेते हैं एक भरपूर, भरपूर, तो इसको हम समास विग्रह करेंगे तो भर जमा पूर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो एक दूसरी बात कि जहां भी आपको जिस भी शब्द पर लिंग, कारक, या कारण, कारक और आपका काल, इन तीनों का असर ना पड़े,
इन तीनों का प्रभाव ना पड़े तो उसे वहां पर आपके अव्ययी भाव समास होंगे। संभवतः ऐसा होता है, 95% ऐसा होता है कि अव्ययी भाव समास के अंदर कि लिंग, कारक और काल, ये तीनों का उस शब्द पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है? इन जो आपका ये कीवर्ड्स हैं, इनको आप याद रखिएगा कि यथा, निर, आ, अनु, प्र और प्रति, ये आपको किसी भी शब्द के पहले अगर जुड़ा हुआ मिल जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कि तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात जो प्रथम पद गौण है, जो प्रथम पद होता है वो गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। बीच में जो विभक्ति आती है कि जैसे को, से, के या के द्वारा, में, ये आपकी क्या है, कारक विभक्ति हैं। इनका लोप हो जाता है, ये वहां से हट जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि तत्पुरुष समास के प्रकार। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। उनके मतलब कारक चिन्हों के अनुसार जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह क्या होते हैं, जो शब्द को जोड़ते या दूर करते हैं, जो शब्दों को जोड़ते या तोड़ते हैं उनको हम कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे और है, के, में, से, के द्वारा, का, के, की, हे, अरे, ये सभी क्या है, आपके कारक चिन्ह हैं। इन कारक चिन्हों को आपको याद करना होगा। जैसे आपके यहां पर कर्म तत्पुरुष समास, तो कर्म तत्पुरुष समास की पहचान क्या होगी, यहां पे हम देखते हैं पहले कर्ता, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा संप्रदान के लिए ठीक है, तो क्या है कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान तत्पुरुष समास में इसकी पहचान है। अपादान से संबंध का की अधिकरण में हे, अरे, ये जो की वर्ड्स हैं इनको बिल्कुल आप याद रखेंगे और इन्हीं के द्वारा आप जो भी तत्पुरुष समास के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल याद रह जाएंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारा है कि कर्म तत्पुरुष समास का आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं कि कर्म तत्पुरुष समास, जैसे आप कहें कि गगनचुंबी, जैसे गगनचुंबी, तो गगनचुंबी को जब हम समास विग्रह करेंगे इसमें क्या निकल के आएगा, गगन को चूमने वाला। तो यहां पर क्या देखा हमने देखा कि जिस विभक्ति का लोप हुआ था, कारक विभक्ति का, वो कौन सा वर्ड था, को। पहले मैंने बताया कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष पहचान क्या है इसकी, कर्म तत्पुरुष समास की, कि जहां पर आपको शब्द के बीच में को मिल जाए देखने को, वहां बिल्कुल आप वो सही आंसर होगा। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास मैंने क्या बताया, इसकी पहचान क्या है, इसकी कीवर्ड्स क्या है, के द्वारा। तो इसका जैसे आपका ले लेते हैं
भूखमरा, जैसे भूखमरा। तो भूखमरा में हम इसका जो है कि समास विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि भूख से मरा हुआ, है ना। तो यहां पे क्या निकल के आया कीवर्ड कि से। इस से को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तीसरा हमारा है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में देखेंगे हम कि जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय, विद्यालय का हम अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या, विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो आपका के लिए है ये किसकी पहचान है, संप्रदान तत्पुरुष समास की, संप्रदान तत्पुरुष समास की। चौथा हमारा है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में इसकी कीवर्ड्स क्या है, से। कीवर्ड्स मैंने क्या बताया, से। जहां भी जिस भी वर्ड के बीच में आपको से देखने को मिले वो बिल्कुल आपका अपादान तत्पुरुष समास होगा। इसकी क्या पहचान है, जैसे आप कहें नेत्रहीन, नेत्रहीन। तो नेत्रहीन को जब हम अलग करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। तो यहां पे आपका निकल के आया क्या, से आपका क्या है कि अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा नंबर है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास की पहचान क्या है, मैंने क्या बताया कि का के की, क्या क्या कि का के की, ये तीनों कीवर्ड्स आप याद रखिएगा, तीनों का नाम। कि संबंध तत्पुरुष समास के विषय में अगर पूछता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो जो आपके शब्द हैं क्या उनको समास विग्रह करने पर का के की ये वर्ड्स शब्द निकल कर आ रहे हैं। अगर निकल के आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि संबंध तत्पुरुष समास वहां पर हो जाएगा। जैसे जैसे सेनापति, जैसे सेनापति, सेनापति का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेना का पति। क्या हो जाएगा, सेना का पति। दूसरा हम ले लें जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो जितने भी पति हैं बीच में आपको का देखने को मिले तो वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो इसको भी हम समास विग्रह करेंगे तो राष्ट्र का पति हो जाएगा, यानी किसी देश का पति। तो वहां पे संबंध जोड़ रहा है किससे, का के द्वारा राष्ट्र को किससे, उस व्यक्ति, महान व्यक्ति से जोड़ा गया। कौन जोड़ा उसको, का ने जोड़ा, राष्ट्र का पति। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अगला अधिकरण तत्पुरुष समास। अंतिम है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है कि अधिकरण में आपका है में, या आप कहें तो पर, ये दो इसके क्या है पहचान है। ये सब जहां भी आपको देखने को मिले आप वहां तुरंत समझ जाइए कि क्या है वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। जैसे इसका हम एक उदाहरण देके बताते हैं आपको अधिकरण तत्पुरुष समास का, कि जैसे जल समाधि, जैसे जल समाधि। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जल समाधि में कि जल में समाधि, क्या हो जाएगा, जल में समाधि निकल कर आया आपका क्या कि में। ठीक है। तो क्या हो गया कि अधिकरण तत्पुरुष समास में अगर जो शब्द हैं
का समास विग्रह करने पर बीच में आपको में या पर देखने को मिल जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। एक आपको और उदाहरण देता हूं कि जैसे जैसे हम ले लेते हैं कि आप बीती, जैसे आप बीती, तो यहां पर क्या हो जाएगा समास विग्रह करने पर, आप पर बीती। ठीक है, तो यहां पे क्या निकल के आया, पर आपका क्या है, तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान है। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा नंबर द्विगु समास। तीसरा हमारा क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन उस चीजों को थोड़ा सा बारीकी से सुनिएगा कि द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों को साथ में आप देखिए कि द्विगु समास क्या है कि ये आपका एक संख्यावाचक समास है ना। जैसे हमने क्या कहा, चौराहा, चौराहा, तो चौराहा में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे सर इसमें द्विगु समास है, क्योंकि चार राहों वाला, चार राहों वाला ठीक है, चार राहों वाला, तो आपका क्या हो जाएगा, चौराहा। और जैसे ले लेते हैं सप्ताह, सप्ताह, तो क्या हो जाएगा, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, ये हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पे संख्यावाचक है, लेकिन यहां पे आपको कुछ ऐसे स्थान के बारे में बता रहा है जहां पर किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं है। लेकिन अपवाद कब पैदा हो जाता है, देखते हैं इसमें कि जिस शब्द में पहला शब्द संख्या का आए, तो चौराहा में क्या आया था कि चौ, है ना, सप्ताह में सप, तो हमेशा द्विगु समास होता है, परंतु इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे त्रिनेत्र, चतुर्भुज अर्थात विष्णु, ये सभी क्या है, संख्यावाची होते हुए भी बहुब्रीहि समास हैं, है ना। मैंने क्या कहा कि अब देखिए कि आपके द्विगु समास में क्या था कि चौराहा, है ना, चौराहा, दूसरा क्या था, सप्ताह। अब इसमें अपवाद नहीं है, लेकिन अपवाद कहां होगा कि जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि चतुर्भुज, क्या कहा, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में देखेंगे कि इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा कि चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला। किसके बारे में बात हो रही है यहां पर, चार भुजा किसके पास है, विष्णु जी। किसके बारे में बात हो रही है, विष्णु जी। बात समझ रहे हैं कि विष्णु जी। जैसे हमने कहा कि एक दंत, क्या कहा कि एक दंत, एक दंत में हमने क्या देखा कि एक दांत किसके पास है, गणेश जी। तो मतलब कि आपके जो बहुब्रीहि समास होंगे वहां पर वो शब्द किसी देवी देवता की तरफ संकेत करते हैं, मतलब ये शब्द किसी और अर्थ का या देवी देवताओं की तरफ इशारा करते हैं, जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। बात समझ में आई। आइए देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास के विग्रह में शब्दों के बीच से योजक चिन्ह हटा दिए जाते हैं या योजक चिन्ह हट जाता है। क्या होता है, योजक चिन्ह हट जाता है द्वंद्व समास में। जैसे द्वंद्व समास का उदाहरण देखें तो जैसे सुख दुख, सुख यहां पर योजक चिन्ह है ये, दुख, सुख दुख, या फिर दिन रात, दिन रात, या लाभ हानि, लाभ
हानि, है ना। तो ये क्या है कि यहाँ पर ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं ये आपके योजक चिन्ह हैं। तो यहाँ पर जब इसको हम हटाते हैं, जब इस योजक चिन्ह को हटा देते तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि सुख और दुख, सुख और दुख, ठीक है। यहां भी अगर योजक चिन्ह को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिन, दिन और रात, ठीक है। यहां पर भी लाभ और हानि। देखा आपने, बिल्कुल आसान है कि कैसे हमने द्वंद्व समास को इतनी आसानी से सीख लिया कि बीच में जो आपके योजक चिन्ह होते हैं ये योजक चिन्ह क्या होते हैं, ये हटा दिए जाते हैं या इनका लोप हो जाता है और उसके स्थान पर क्या जुड़ जाता है, और उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है बहुब्रीहि समास। अगला हमारा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया द्विगु समास के साथ, कि द्विगु समास में आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कि बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना कि जो द्विगु समास है, द्विगु समास में जो भी संख्यावाचक शब्द आएगा वो पहला शब्द जो होगा वो संख्यावाचक होगा, लेकिन जहां पर आपको ये लगे कि ये जो शब्द है ये किसी देवी देवता की तरफ इशारा करते हैं या संकेत करते हैं, तो वहां पर तुरंत आप क्या करेंगे कि बहुब्रीहि समास की तरफ टिक लगाएंगे। ओके, तो क्या है बहुब्रीहि समास में कि ऐसे शब्दों का मेल जिनमें दोनों पद प्रधान ना हो, दोनों पद प्रधान ना हो, है ना, इसमें दोनों पद प्रधान ना हो, अर्थात जिसमें उपयुक्त शब्द स्वयं प्रधान न रहकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करें। जैसे मैंने क्या कहा कि मैंने एक दंत, तो यहां इसमें कोई भी पद स्वयं में प्रधान नहीं है। जैसे एक दंत, एक भी ना कोई अपने आप में प्रधान है, अपने आप में विशेष है, ना तो दंत ही, बल्कि वो जो हमने उसका समास विग्रह जब करेंगे तो वहां वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है। क्या कि जैसे एक दंत, एक दंत, तो यहां पर एक क्या है आपका संख्यावाचक है ना, दंत क्या है यानी कि दांतों के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहां पर न तो संख्या से कोई मतलब है, न यहां पर दांतों से, बल्कि नाम किसका यहां पर रखा जा रहा है, लिया जा रहा है, एक दंत अर्थात मतलब गणेश जी, गणेश जी, इनकी बात हो रही है। इसी प्रकार से यहां थोड़ी जगह कम, यहां देखते हैं कि जैसे क्या किया कि दशानन लिया हमने, दशानन, दशानन में देखेंगे हम क्या, दशानन, अब दशानन समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हैं, आनंद मीन्स क्या होता है जी, 10 हैं सिर जिसके, 10 हैं आनन या सिर जिसके, उसे क्या कहते हैं, रावण, ठीक है, रावण के पास 10 सिर थे ना जी। ऐसे हमको एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे कि महावीर, महावीर, तो महावीर में हम क्या देखेंगे कि महावीर मतलब महान है जो वीर, अर्थात हनुमान जी, हनुमान जी, तो यहां तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हुई, एक तो महान है दूसरे वीर भी हैं, इसका मतलब वो तीसरा व्यक्ति जो है जिसके बारे में बात है कौन, वो हनुमान जी हैं। तो ये बात आपको समझ आई कि बहुब्रीहि समास जो होता है वो किसी अधिकतर 95% आपको ऐसे ही मिलेगा कि वो किसी न किसी देवी देवता इष्ट देवता की तरफ संकेत करते हैं, ठीक है। आइए लास्ट हमारा अंतिम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास है जिसका पहला पद विशेषण, दूसरा पद
विशेष से होता है, अर्थात पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध माना जाता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे आपका महात्मा है, जैसे महात्मा, महात्मा, तो महात्मा का हम जो समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसकी पहचान ही होती है बच्चों, है जो, या फिर आपका के समान। तो महात्मा, इसका समास विग्रह हम करके देखते हैं तो क्या निकलेगा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, तो यहां क्या निकल करके आया, है जो। ये शब्द जहां भी आपको देखने को मिले वहां तुरंत आप जान जाइए कि वहां पर कर्मधारय समास होगा। दूसरा ले लेते हैं, जैसे कमल नयन, कमल नयन, इसका अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कमल, कमल के समान, के समान नयन वाला, नयन वाला। ठीक है, तो क्या देखा हमने, के समान, यहां पर ये आपका शब्द निकल करके आया जो कि आपका क्या है, ये कर्मधारय समास है, जहां पर आपको शब्द को समास विग्रह करने पर देखने को क्या मिले, आपको है जो, के समान, ये शब्द आपको देखने को मिल जाए तो आप वहां पर तुरंत जान जाएंगे क्या है, वहां पर कर्मधारय समास है। यहां पर देखिए मैंने जो बताया आपको कि इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान और है जो, ये दोनों वर्ड्स जरूर आएंगे। ठीक है, बात अगर समझ में आई हो तो एक लाइक तो जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, जिससे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज सपोर्ट मी गाइज, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।